हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही में जो पिछला साल पूछा गया क्वेश्चन था हिंदी पेपर 2 का, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो हमारा जो आने वाला उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है उसमें हम लोग अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एनालाइज करते चलेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, भाषा परिवर्तनशील होती है, यह भी सही है। तो अगर हम लोग का राष्ट्रभाषा की जगह पे राजभाषा दिया हुआ रहता तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, सभी सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर व्याकरण पढ़े होंगे हिंदी में तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऊ जो है क्या चीज़ है, स्वर वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई दैट मीन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है वो पूछना चाह रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पानी का अर्थ जल होता है, दैट मीन्स पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में पर्यायवाची शब्द से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पानी का अर्थ पूछ रहा है कि पानी का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करण कारक का चिन्ह क्या है। तो करण कारक का चिन्ह देखिए, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। हम लोग पढ़े भी होंगे, कर्ता ने, कर्म को, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे भी पूछ रहा कि करण कारक का चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो उसी भेद में से एक भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए पूरी जाति का बोध कौन करा रहा, तो यहाँ पे शहर है। शहर जब हम नाम पकड़ते हैं, नाम पुकार रहे हैं शहर का, तो हमको पता चलता है कि शहर, बहुत सारे शहर होंगे। तो अगर एक एक करके शहर का नाम पकड़ेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे रांची है तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में कहलाएगा। लेकिन अगर शहर कह रहे हैं तो शहर जैसे बोलते हैं तो हमारा माइंड में सेट हो जाता है कि शहर मतलब शहर, ठीक है। अगर गांव बोलते हैं तो गांव से हमको पता चल रहा है कि हाँ कोई गांव होगा, है ना। तो उसी तरह से शहर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से मध्यम पुरुष कौन शब्द है। अब देखिए यहाँ पे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, तो पहला होता है प्रथम पुरुष, जिसको बोलते हैं उत्तम पुरुष भी, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, है ना। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। प्रथम पुरुष क्या होता है, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा,
प्रथम पुरुष। उसी तरह से मध्यम पुरुष क्या होता है, जो सुनने वाला, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग जो सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुष में आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट वाला जो है यहाँ पे अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष किसको कहेंगे, जो किसी तीसरे के बारे में बात हो, मतलब किसी अन्य के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा क्या है, इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया कौन है, तो यहाँ पे देखिए क्रिया किसको कहेंगे, किसी कार्य के होने या करने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है टहलना, ये क्या होगा, क्रिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से विशेषण कौन है, तो यहाँ पे देखिए विशेषण किसको कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कम, किलोग्राम, सारा, तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाक्य सही है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, सभी वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो पहला है, कारक की 8 विभक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, इस टाइप से, है ना। उसके बाद है विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, अभी हमने बताया। उसके बाद है विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल सही है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्ञान सागर में कौन समास है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सदाचार का सही संधि विच्छेद है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत जोड़ आचार, ये दोनों मिल करके सदाचार बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आँख दिखाना का अर्थ है, यहाँ पे देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछ रहा, हो सकता है डायरेक्ट मुहावरा का मीनिंग पूछ ले, है ना। तो यहाँ पे देखिए आँख दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दूर है का अर्थ है, यहाँ भी देखिए मुहावरा ही है ये भी, तो दिल्ली दूर है का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिनाई अभी बाकी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान खड़े होना का अर्थ है, अब कान खड़े होना का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावधान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है, अब ज़मीन आसमान एक करना का क्या अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रयत्न करना, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैदान मारना का क्या अर्थ है, मैदान मारना इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, जीतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9, 2, 11 होना क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग सभी जान रहे होंगे 9, 2, 11, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो 9, 2, 11 होना दैट मीन्स मुहावरा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये भी हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है, तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है ज़रूरत से बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप भी मरे और लाठी न टूटे का क्या अर्थ है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिना नुकसान के काम पूरा होना, ठीक है, किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना होना और काम भी पूरा हो जाना। अगला देखिए क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे, है ना, अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है घर में, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वाक्य है,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे सही वाक्य कौन सा होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। फिर आगे है मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है, यह भी सही है। मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रवाह उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है। हम लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से जानेंगे कि क्लास 10th में है ना एक चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, तो उसका लेखक कौन है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधु कांकरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। और कब हुआ था पूछा तो बताइएगा आप लोग, 1957 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहती गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे इसको तो अच्छे से आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य की। ठीक है, सिक्किम राज्य का जिक्र किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है। तो हम लोग 10th क्लास में 2 ठो बुक पढ़ते हैं, एक तो है क्षितिज भाग 2 और दूसरा क्या है कृतिका भाग 2। तो यही दोनों बुक में से ये जो चैप्टर दिया हुआ है ये कौन सा बुक में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कृतिका भाग 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंगटोक का असली नाम क्या है। हम लोग एक कहानी में पढ़े थे गंगटोक करके। ठीक है, तो गंगटोक जो है, गंगटोक का ही असली नाम क्या था, गैंगटोक, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है। यहाँ पे एक चैप्टर है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, तो उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन होंगे, ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे। तो याद रखिएगा कजली दंगल में टुन्नू और दुलारी पहली बार मिले थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन है टुन्नू कैसा व्यक्ति था। तो टुन्नू देशभक्त था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखिए टुन्नू कहाँ मारा गया था। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा टुन्नू कहाँ मारा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाउन हॉल में। क्वेश्चन है देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है। ये जो लिखा हुआ है मैं क्यों लिखता हूँ ये एक चैप्टर है, तो उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे एक लेखक का नाम है, उन्हीं ने मैं क्यों लिखता हूँ लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान विषय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। उसके बाद अगला है, शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 खंडों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमलेश्वर जी जो थे उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों में। ठीक है, तो
कौन कौन सा था? साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। ये जो पुरस्कार था साहित्य अकादमी, इनको 2003 में दिया गया था, ठीक है। और दूसरा जो था पद्म भूषण, ये इनको 2005 में दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कहाँ है? आप लोग को पता होना चाहिए, हिरोशिमा जापान में है, ठीक है। क्वेश्चन है देखिए, हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? यहाँ पे पूछ रहा कि हिंदी को आसानी से क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बोली जा सकती है, ये भी सही है। बोली लिखी जा सकती है, ठीक है, ये भी सही होगा। उसके बाद पढ़ी जा सकती है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध शब्द भी पूछा है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द जानते हैं ना, व्याकरण में रहता है। तो शुद्ध और अशुद्ध शब्द आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सरस्वती नहीं होगा, बाकी ये सब क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही शब्द कौन है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर से पूछा है शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो देखिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक, ये सही शब्द है। यहाँ पे जो कवित्री है ये गलत लिखा हुआ है और परिभाषा भी गलत लिखा हुआ है। कवित्री क्या होता है? कवित्री इस टाइप से लिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कवित्री इस टाइप से लिखाता है, परिभाषा में परिभाषा हर्षी से होता है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? तो संयुक्त का मतलब देखिए दोस्तों, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ने का काम, ठीक है, जोड़ना। तो संयुक्त यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। तो यहाँ पे और जो है यह संयुक्त शब्द है, ठीक है, योजक शब्द जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज में लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ? यहाँ पे देखिए लखनवी अंदाज है ना, यह एक चैप्टर का नाम है जिसमें लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है। क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, उनका पूरा नाम था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी का जन्म ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी यह भी के लेखिका कौन है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कहानी यह भी, यह एक चैप्टर है, तो उसका लेखिका को पूछ रहा है, तो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पे संस्कृति निबंध है, उसके लेखक कौन है पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत एक चैप्टर का नाम है, तो उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित हैं। कृतिका भाग 2 में, दूसरा बुक जो है कृतिका भाग 2, उसमें कितनी रचनाएं संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए में, कथ्य में, शिल्प में, प्रस्तुति में, और ऑप्शन डी है सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है माता का आंचल के लेखक कौन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा। आप लोग ज़रूर से लेखक और जो चैप्टर है उसको याद करिएगा, कवि कविता का नाम है ना, उस चीज़ को ज़रूर से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माता के आंचल जो है उसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए शिवपूजन सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहाती दुनिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजपुर। ठीक है, ये बिहार में है। क्वेश्चन है देखिए, माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है किसके लेखक कमलेश्वर हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इन चारों में से किसी एक पाठ का लेखक कौन है, कमलेश्वर जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज पंचम के नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवपूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, शिवपूजन सहाय के पिताजी उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक जो चैप्टर है उनके लेखक कौन है, कमलेश्वर। क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पत्रकार का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसकी चर्चा की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी महारानी एलिजाबेथ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड की। नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा किस चीज़ की कमी रह गई थी मूर्ति में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नाक नहीं थी, नाक ही नहीं था। ठीक है, मूर्ति तो बना दिया था लेकिन नाक लगाना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म कब माना जाता है। याद रखिएगा सूरदास का जन्म कब माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी को, 1478 में। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उद्धव के जरिए। याद रखिएगा यह एक कविता है, हम लोगों ने पढ़ा था 10th में, कविता था उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यह बहुत ही अच्छा कविता है, आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इटावा। और इटावा किस राज्य में पड़ता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 से 72। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित हैं? यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसमें कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 17 रचनाकारों की रचनाएं संकलित हैं क्षितिज भाग 2 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं, क्या संकलित हैं? कहानी, संस्मरण, कविता, ऊपर के सभी विधाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऊपर की सभी विधाएं। ये तीनों हैं, कहानी भी है, संस्मरण भी है और कविता भी है। क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किनकी रचना है? तो याद रखिएगा विनय पत्रिका तुलसीदास जी का रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा नागार्जुन का जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना किनकी कविता है? तो याद रखिएगा छाया मत छूना यह गिरिजा कुमार माथुर जी का रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है, कन्यादान के कवि कौन है? तो याद रखिएगा कन्यादान के कवि ऋतुराज जी हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वयं प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उनके संपूर्ण साहित्य का नाम क्या था उस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बेनीपुरी रचनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता के फूल कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत यह एक चैप्टर है, तो उनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यशपाल जी का जन्म पंजाब में हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन का था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और पता भी चला होगा कि कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आइडिया आपको लग गया है, और बुक से रिलेटेड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आपको समझ में आया। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।